हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 14। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये कंटेंट बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर के 5वीं तक चलती है तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर के 8वीं क्लास तक चलती है उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल रहेगा आपके लिए अपघटक सवाल है, अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? बताना है अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? ह्यूमस में, ऑक्सीजन में, कूड़े में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष ह्यूमस में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आसान सा सवाल है, हरे फेफड़े किसे कहते हैं? जंगल, टिड्डी, नदियों को या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है हरा जो फेफड़े होते हैं वो जंगल को कहे जाते हैं। ठीक है, हार्ट कह सकते हैं, जंगल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? भोजन, आश्रय, लकड़ी, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भोजन, आश्रय, लकड़ी, इन तीनों चीज़ों को हम जंग वन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? आयरन और टॉनिक, विटामिन, एंटासिड, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है अगर हमें एसिड की कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसे न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हमें क्षार लेने की ज़रूरत होगी। जो यहाँ पे देखेंगे एंटासिड किया है, ये क्षार प्रकृति का होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें एंटासिड लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें एंटासिड लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे एंटासिड क्या है? क्षार बेसिस का होता है। ठीक है, क्षार प्रकृति का होता है। ठीक है, तो उसे क्या करेगा? उसे उदासीन बना देगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, वन जिम्मेदार नहीं है औषधीय पौधे प्रदान करने के लिए, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की स्थिति बनाए रखने के लिए वन जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? वन जिम्मेदार नहीं है। तो बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए बाढ़ जिम्मेदार थोड़ी ना है, वो तो बाढ़ की स्थिति को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, बाढ़ की स्थिति बना के थोड़ी ना रखता है ये। वन जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? औषधीय पौधे प्रदान करने के लिए भी सही है, धाराओं में पानी का प्रवाह को बनाए रखने के लिए भी सही है, लेकिन बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए नहीं, बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वन जिम्मेदार है, ये मान सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण करने के लिए, ना कि बाढ़ की स्थिति को बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए। तो सी कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। चलिए अगला सवाल है, वनों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी के कटाव में कमी आएगी, वर्षा में कमी आएगी, सूखा हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है वनों की कटाई से क्या होगा? तो मिट्टी के कटाव में कमी आएगी? बिल्कुल नहीं। वनों की जब कटाई होगी तो मिट्टी की कटाव में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी, कमी नहीं होगी। ठीक है, अगर वनों की कटाई हम करते चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा? और भी तेज हो जाएगा, कमी नहीं आएगी। वर्षा में कमी आएगी, हाँ ये सही है कि वर्षा में कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर वर्षा का वनों की हम कटाई करते हैं तो वर्षा में कमी आएगी, ये सही है। सूखा हो जाएगा, हाँ ये भी हो सकता है, सूखा हो जाएगा। ठीक है, वनों की कटाई करते हैं तो सूखा देखने को मिल सकता है, सुखाड़ आ सकता है। ठीक है, जब वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ आएगा ना, लेकिन आप सूखा हो जाएगा इसे अगर लेते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल होगा। ठीक है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वर्षा में कमी आएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी ऑप्शन, वर्षा में कमी आएगी। ध्यान रखिएगा वनों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी के कटाव में तो कमी आएगी नहीं, वर्षा में कमी आएगी, हाँ वर्षा में कमी आएगी, लेकिन सूखा हो जाएगा। सूखा देखेंगे बाद में, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्टली देखा जाए तो वनों की कटाई से वर्षा में कमी आएगी, ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करते हैं? ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती हैं, हरे रंग की होती हैं,
सूर्य की गर्मी को ट्रैप नहीं करती हैं, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो सूर्य की गर्मी को क्या करती है, ट्रैप करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखे होंगे कि यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का कुछ इस तरीके से आपको कहीं देखेंगे घर बना होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का हम ले लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ग्रीन कलर का ये बना होगा, और इसके अंदर क्या लगा रहता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं। देखें ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन हाउस का जो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन हाउस हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश जो आती है ना, तो इसके अंदर प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन इसके अंदर का ये जो छतें होती हैं ना, ये वापस इसकी जो किरणें होती हैं, गर्मी जो होती है, हीट होता है, वो इसको वापस बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, इसमें ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी गर्मी को, हीट को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सूर्य की गर्मी को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। जो ये इफेक्ट देखे होंगे आप लोग, ग्रीन कलर का जो बना होता है, कहीं के घर देखे होंगे आप लोग, तो ये है ग्रीन हाउस। ठीक है, तो क्या कर, उसका काम क्या है, तो सूर्य की गर्मी को ट्रैप करना। ठीक है, समझ में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पानी निम्न में से किन रूपों में नहीं पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो नहीं पाया जाता है, तो कह सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानी देखेंगे ठोस के रूप में मिलता है आपको, बर्फ़ के रूप में। द्रव तो देख ही रहे पानी है, और गैसीय अवस्था में तो देखेंगे भाप जो है आपका, वो गैसीय अवस्था में है। ठीक है, तो पानी का तीनों रूप में हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पूछा यहाँ पर नहीं पाया जाता है ना, तो तीनों में पाया जाता है, अगर पाया जाता तो डी ऑप्शन होता। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च। तो सबको पता है जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, जबकि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस। ठीक है, बाकी 23 मार्च को शहीद दिवस, शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी ना, याद होगा। और 22 मार्च को जल दिवस। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, 73%, 65%, 95%, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73%। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है, जल स्तर में कमी होने के पीछे क्या कारण है, बढ़ती जनसंख्या, कृषि गतिविधियां, बढ़ते उद्योग, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी के देखेंगे जल स्तर कमी होती जा रही है, क्योंकि मांग बढ़ती जा रही है। कृषि गतिविधि बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पानी का ह्रास हो रहा है, जल स्तर में कमी आ रही है। और बढ़ते उद्योग भी कह सकते हैं। ठीक है, वन कटाव अगर दिया रहता तो भी इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि वन के कटने से भी क्या हो रहा है कि जल स्तर जो है ना, भूमि जल स्तर, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो इसका फिलहाल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, बर्फ। ठीक है, ये बर्फ देखेंगे जल का ये ठोस रूप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल भृत कहते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अंतःस्यंदन। ठीक है, अंतःस्यंदन कहते हैं इसको। ठीक है, और बाकी जल चक्र तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, जल चक्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है, यहाँ से ये समुद्र का पानी गर्म होकर के ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर ये बूंद बनता है, बूंद बनकर फिर बरसता है ये। तो ये जो चक्र प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, जल चक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ फिलहाल बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं, जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं, भूजल, शुद्ध जल, प्रदूषित जल। इसे कहते हैं भूजल, क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं। सवाल है,
वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते हैं? कुआं, बावड़ी, जोहड़, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना यहाँ पे इसको कहते थे जोहड़। क्या कहते थे? जोहड़ कहते थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? बताना है कि कौन सी पानी की कमी नहीं दर्शाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी, पानी पाने के लिए लंबी कतारें, मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोध, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा पानी की कमी नहीं दर्शाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी की कमी यहाँ नहीं है। पानी पानी के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं पानी की कमी दर्शा रहा है ये। ठीक है, जबकि मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के विरोध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ भी देखेंगे क्या है, ये विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये भी पानी की कमी को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हर बूंद मायने रखती है एक नारा है जो किसके संबंध में है? किसी भी तरल की बूंदों की गिनती, पानी की बूंदों की गिनती, पानी का महत्व के बारे में, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के महत्व। ठीक है, पानी के महत्व के बारे में ये बताया गया है, हर बूंद मायने रखती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व लेटरल जो होता है ना, व्युत्क्रम दिखाता है, वो कौन दर्शाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है समतल दर्पण इसका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन क्या आएगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है, तो अब देखेंगे यदि कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये बच्चा कोई खड़ा है तो ठीक इसके पीछे देखेंगे, इसका जो लेफ्ट है ना, इसके दर्पण के पीछे ही देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट है ना, यहाँ पे इसका राइट दिखेगा, जो राइट है वो आईना में लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट दिखेगा। तो इसी को कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण, यानी कि उल्टा देखना, लिटरली उल्टा दिखना। ठीक है, तो इसे कौन सा दर्पण में देखने को कैसा मिलता है? समतल दर्पण में। ठीक है, और इमेज कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा साइज जो होता है, आकृति जो होती है वो बराबर बनती है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी ऊंचाई अगर इस 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है, तो इसका आकृति इसमें दर्पण में 6 मीटर ही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ दर्पण से जितना दूर होती है बीम, उतना ही दूर पर इसका प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्पण अवतल दर्पण में बीम से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण में देखेंगे कि बीम से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर कोई गाड़ी है तो उसके साइड में एक मिरर लगा होता है ना। तो ये मिरर जो पूछ रहा है, बोल रहा है ये मिरर जो होता है वो साइड व्यू उसको मिरर बोलते हैं। और एक पीछे देखने के लिए जो मिरर लगी होती हैं वो कैसा होना चाहिए? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए सबसे पहला समझने का प्रयास कीजिएगा कि समतल दर्पण में हमने देखा कि जितना साइज का होता है उतना ही साइज दिखता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पीछे का जो मिरर होता है, छोटा सा मिरर होता है पीछे ये साइड मिरर वाला में, तो आप देखेंगे इसकी जो पीछे का जो होता है बहुत सारे आकृतियों को कवर करता है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा कवर करता है, छोटे साइड में हम कैसे कर सकता है? क्योंकि हमने कहा कि समतल दर्पण में तो जितना आकृति है तो एक गाड़ी के बराबर भी नहीं होगा वो, तो उसमें तो दिखेगा ही नहीं। तो समतल दर्पण तो कभी नहीं होगा, बचा 2 दर्पण। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण क्या बनाया, पिछला में हमने बताया था ना कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें देखेंगे कि आकृति को बड़ा बनाता है। ठीक है, तो अगर दर्पण में बड़ा बनाएगा, इतने से छोटी सी है दर्पण, तो इसमें अगर ये आकृति से बड़ा बनाएगा तो एक ही देखेंगे, एक ही बीम से बड़ा पूरा दर्पण भर जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण भी नहीं होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण करता क्या है कि बड़े बड़े चीज़ों को क्या करता है, छोटे छोटे में दिखा देता है। अगर गाड़ी वो इतना बड़ा है ना, कुछ इस तरीके से मान लो गाड़ी आ रही है इधर, तो इसमें छोटा सा बीम करके दिखा देगा कि यहाँ पीछे से गाड़ी आ रही है। तो हम चाहते ही क्या है कि पीछे का जो मिरर है, बैक साइड का जो मिरर है वो क्या दिखे, छोटा छोटा दिखे, और पूरा आकृति दिखे कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं।
तो इसके लिए कि वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का देखेंगे अगर उसे स्पर्श करेंगे तो हल्का सा उभार वाला दिखाई देगा, इस तरह से उभार होगा, इससे पीछे भी इस तरह से पेंट किया होगा, ये उठा हुआ भाग दिखेगा, उठा हुआ है मतलब वो उत्तल दर्पण है। और अगर इस तरीके से है और यहाँ पे अगर पेंट किया हुआ है तो ये समझिएगा कुछ इस तरीके से, तो इधर समझिएगा इधर मिरर दिख रहा है आईना की तरह, तो ये वाला हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, साइड व्यू मिरर देखने के लिए हम लोग क्या चाहिए, उत्तल दर्पण। क्यों चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा इमेज बनाता है, तो छोटा इमेज बनाएगा तो कई सारे उसमें पीछे का सारा भी हमें इमेज एक बार में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा दिखाता है। तो जैसे देखिए डॉक्टरों के पास जो होता है दांत वगैरह देखने के लिए, फिर हम लोग जो सेविंग क्लीनिंग करने के लिए जो आईना रखते हैं, तो हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग को दर्पण थोड़ा में बड़ा चीज़ चाहिए, दांत बड़ा दिखना चाहिए, तो डॉक्टर को साफ सीखे दिखाई देगा क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा दर्पण चाहिए, वहाँ पे चाहिए अवतल दर्पण। ठीक है, पीछे का व्यू देखना है तो वहाँ पे चाहिए उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दर्पण होना चाहिए, लेंस नहीं। लेंस की अलग कहानी है, उत्तल लेंस अवतल लेंस ये अलग कहानी है, वहाँ पे लेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दर्पण का, इसीलिए ध्यान रखिएगा दर्पण और लेंस में अंतर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रकाश का पथ कैसा होता है, सदैव एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, एक परिवृत्त में शिक्षा दी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है प्रकाश जो होता है हमेशा सदैव एक सरल रेखा में चलती हैं। ठीक है, हमेशा सरल रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, कभी भी इस तरीके से रेखा नहीं चलती, ना ऐसे चलती है ना ऐसे चलती हैं, हमेशा सीधे चलती हैं, सीधी रेखा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है प्रकाश से का पथ जो होता है, रास्ता जो चलता है वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब कुछ भी हो सकता है, पत्थर वगैरह कुछ हो सकता है, ठोस द्रव गैस वगैरह इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, उसलिए आवश्यकता इसे नहीं होती है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। जैसे देखेंगे सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ तक कैसे पहुँच जाती हैं, क्योंकि बीच में देखें वैक्यूम है ना, तो कैसे पहुँच जाती हैं, लेकिन वहाँ से आवाज़ मेरे पास नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम है, खाली है। और हम तो जानते हैं कि जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, जो ध्वनि होती है, उसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठीक है, बस माध्यम का जो स्पीड है, गति है, वो बदल जाएगा। ध्वनि की गति अगर ठोस में है तो गति से बढ़ जाएगी, अगर द्रव है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वायु या गैस है तो और कम हो जाएगा, वैक्यूम है तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, और प्रकाश की अलग कहानी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा प्रकाश में वही चीज़ है। ठीक है, अगर ठोस में मिलेगा तो थोड़ा सा इसकी जो गति है कम हो जाएगा, जैसे इसको तरल मिलता जाएगा इससे गति बढ़ती जाएगी, यानी वहाँ से उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होगा। लाल रंग को हम क्या कर रहे हैं, हरा रंग में मिला दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, पीला रंग, बैंगनी रंग, पीकॉक ब्लू। तो ध्यान रखिएगा लाल रंग और हम हरा रंग को मिला दें तो ये पीला रंग मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं, बताना है आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं। पर्दे पर बन सकता है, पर्दे पर नहीं बन सकता, केवल समतल दर्पण से बन सकता है, केवल समतल दर्पण से बनता है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण ये होता है कि ये पर्दे पर नहीं बन सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ये पर्दे पर हम देख सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आभासी का मतलब क्या होता है, आभास होना, प्रतीत होना, वास्तविकता में नहीं होता। ये सब देखिएगा यहाँ पे बना रहे थे ना, ये देखिए इस वाला हम जब यहाँ पे इमेज पे बना रहे थे तो इसके पीछे बन रहा था, तो ये बंदा अगर उठ करके यहाँ कर देखना चाहिए, किसी को बोलेगा देखो तो जरा हम पीछे खड़े हैं क्या, तो इसको दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आभासी, इसका आभास हो रहा है कि हम पीछे हैं लेकिन पीछे है नहीं, सिर्फ दर्पण के पीछे था ना। कुछ शायद शॉर्ट वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग, एक कुत्ते वाला जो कहानी थी, उस दर्पण के सामने खड़ा होता था, फिर पीछे देखता था, भूखता था, तो लगता था उसको कि पीछे भी कोई भूख रहा है, कुत्ता मेरी जैसा, पीछे जाकर देखता तो कोई नहीं होता था, तो वो उसको आभास हो रहा है ऐसा कि हम दर्पण के पीछे हम हैं, लेकिन वास्तविकता में है नहीं वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आभास होना, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब दूसरा समझिएगा यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब फिर कैसे बनता है, जो कि हम पर्दे पर इसको बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये चीज़ यहाँ पर है, ये एक दर्पण ले लेते हैं, ये दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मोमबत्ती ले ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये मोमबत्ती ले ले रहे हैं इधर,
तो थोड़ा सा ढंग से बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं मोमबत्ती है। ठीक है, तो ये मोमबत्ती यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जला के रखे हुए हैं और सामने रखे हुए हैं हम अवतल दर्पण। क्या दे रखे हैं, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि हम पीछे पर्दा लगाते रहे। ठीक है, क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एक पर्दा लगा रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे एक पर्दा लगा रहे हैं। ये वाइट कलर का पर्दा होगा, मान के चल रहे हैं कि ये वाइट कलर का पर्दा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इस पर्दे पे देखेंगे आप, इस पर्दे पे देखेंगे कि है ना कि ये जो आकृति, इसकी जो आकृति यहाँ पे जलता हुआ दिखेगा आपको। इस पर लगेगा जैसे कि ये मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है, इसके दर्पण के पीछे नहीं दिखेगा आपको। ये दर्पण ही है, लेकिन दर्पण के पीछे ना दिख करके आपको यही दर्पण, ये वाला जो इसका प्रतिबिंब है, इस पर्दे पर दिखाई देगा और लगेगा जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमबत्ती जल रही है इसी पर। सेम आकृति यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा आपको। किस पर, इस पर्दे पर। तो देखिए वास्तविकता हमें दिख रहा है यहाँ पर कि हाँ यहाँ पे जल रहा है, मोमबत्ती जल रही हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसका जो व्यू है ना, ये व्यू आप इस पर्दे पे ले सकते हैं। याद कीजिए, इसी व्यू से हम जब दिखा रहे थे उत्तल लेंस से, तो हम देख रहे थे कि जो हम लोग जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, तो देखेंगे कि आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से लेंस होता था पहले बच्चों के पास, जो प्रकाश की किरणें आती थी और एक छोटा सा एक बिंदु बनाता था और वो पेपर वगैरह जला देता था, जो हाथ पे किसी को रखते तो जल जाता था, जलने को लगता था तो डर जाता था जैसा कुछ, याद आ रहा है कुछ। तो वो वाली कहानी क्या है, उत्तल दर्पण की कहानी है। तो क्या कर रहा है वो, प्रकाश के किरणों को क्या कर एकत्रित कर रहा है और ये यहाँ पे प्रकाशी ये जो बिंदु बनता है, ये सूर्य का छोटा सा रूप है। ये सूर्य ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यहाँ पे कर रहा था, उत्तल लेंस कर रहा था, यहाँ पे कौन कर रहा है, अवतल दर्पण कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं वास्तविक बनाना, वास्तविकता बन रही है यहाँ पे। तो ये है कि यहाँ पे अब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये पर्दे पर इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और जो आभासी होता है वो पर्दे पर हम लोग नहीं बना सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा। देखिए आभासी पूछ रहा है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है, दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, या तो अवतल या तो उत्तल। तो ध्यान रखिएगा, या तो अवतल या तो उत्तल दोनों हो सकता है। ठीक है, एक केस में ऐसा आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि ये इमेज आप कहाँ रख रहे हैं। ठीक है, इमेज को अगर इसको क्लोज लेकर के आएँ, अगर यहाँ से फोकस से और सामने लेकर के आएँ, दर्पण के पास ले आएँ, ठीक है, तो ये आभासी फिर बनना शुरू हो जाता है ना, कि ये देखेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है, ये भी दर्पण के पीछे बनाना शुरू कर देता है। कब, इस सिर्फ एक स्थिति में, जब वो दर्पण देखेंगे कि फोकस से और आगे दम किनारे ले जाए दर्पण के पास। ठीक है, तो ये दोनों के केस में ऐसा होता है, अवतल और उत्तल। उत्तल तो हमेशा क्या बनाएगा, उत्तल हमेशा आभासी ही बनाएगा, लेकिन जो अवतल है ना आपका, ये एक बार ऐसा कर आएगा जब ये क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा। वैसे बनाता क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश विक्षेपण का मतलब ये है कि जब कोई देखेंगे वो जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म जो होता है, तो उसमें देखेंगे कि जब हम प्रकाश की किरणों को उसे पास होने देते हैं या गुजारते हैं, तब देखेंगे कि प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है 7 रंगों में। इसे ही आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए जो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। चलिए ये सवाल है आपके लिए, हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आभासी बनाएगा वो सीधा बनाएगा और जो वास्तविक बनाएगा वो उल्टा बनाएगा। समझ में आ रहा है, जो आभासी बनाएगा वो सीधा बनाएगा, जो वास्तविक बनाएगा वो उल्टा बनाएगा। ये क्या हमने कहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आभासी बनाता है, अगर यदि कोई दर्पण ऐसा है जो आभासी बना रहा है, तो आभासी बनाएगा तो वो उल्टा बनाएगा, सीधा बनाएगा। ठीक है, और अगर वास्तविक बनाएगा तो उल्टा बना देगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर ये वास्तविक बना रहा है तो ये इसका मतलब है उल्टा बनाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा, आखिर तो ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा क्या, किस में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बताइए इसमें किस में होगा। तो ये दोनों केस में हो सकता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल और उत्तल दोनों, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ लेंस दे रखा है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में होगा ऐसा। ठीक है, अवतल दर्पण में तो बनाता ही है उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण क्या है, हमने कहा था ना कि ये वास्तविक बनाता है, तो वास्तविक बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। और यहाँ पे उत्तल लेंस है, तो लेंस भी वास्तविक बनाता है। याद कीजिए जो हम बता रहे थे कुछ इस तरीके से वाला, ये वाला जो बता रहे थे, जो बच्चे लोग खेल रहे थे, जो पेपर हम जला रहे थे, तो ये जो आपका सूर्य था ना, इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से पेपर जल रहा था। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस था, तो ये भी वास्तविक बना रहा था। और जब वास्तविक बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एक उत्तल लेंस की आकृति क्या ऐसे होती है, केंद्र में मोटा होता है, केंद्र में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।